Students, next chapter of this unit, the name is crystallinity in polymer. अब पॉलीमर में क्रिस्टलिनिटी का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पॉलीमर अमॉर्फस भी हो सकते हैं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं हो सकते, क्रिस्टलाइट भी हो सकते हैं. अमॉर्फस स्टेट जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स में होता है, मॉलिक्यूल्स में होता है, सब्सटेंसेस में होता है, वहाँ पे मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड होते हैं. तो पॉलीमर में मैक्रोमोलिकुलर चेन होती है. अगर वो रैंडम ऑर्डर में है, रैंडम अरेंजमेंट में है, तो अमॉर्फस पॉलीमर हुआ. क्रिस्टलाइन स्टेट परफेक्टली अरेंज्ड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट अगर है तो क्रिस्टलाइन स्टेट हो जाएगी पॉलीमर की. क्रिस्टलाइट क्या है? स्मॉल रीजन ऑफ ए पॉलीमर विद रेगुलर अरेंजमेंट. वैसे तो अमॉर्फस है, लेकिन कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टलाइट ऑर्डरली अरेंजमेंट रीजन्स हैं, उसको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं. सो क्रिस्टलाइन पॉलीमर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइट embedded in a matrix of amorphous polymer. So a polymer is never completely crystalline. बस बोलने का मतलब ये है कि मैक्रोमोलिकुलर चेन्स जो हैं वो पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीटली 3 डायमेंशनल, जैसे सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, सोडियम आयन इस कोने पे क्यूबिक स्ट्रक्चर में जा रहा है, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन जो है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड में रेगुलर अरेंजमेंट में है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बना रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मैक्रोमोलिक्यूल में, क्योंकि बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं. उन चेन्स की जब पैकिंग होती है तो कहीं कहीं वो चेन्स इतनी क्लोज पैक हो जाती हैं कि वहाँ क्रिस्टलाइट रीजन बन जाते हैं, और कहीं कहीं वो इतनी फैल जाती हैं इधर उधर कि वो बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है, अमॉर्फस हो जाता है. तो एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर भी अगर कोई है तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि उसमें छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स हैं विच आर एम्बेडेड, जो तैर रहे हैं, विच आर एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स ऑफ अमॉर्फस पॉलीमर. ये मतलब हुआ इसका कि छोटे छोटे क्रिस्टलाइट रीजन, दो स्मॉलर रीजन्स विच हैव परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मैक्रोमोलिकुलर चेन्स. सो एक 100% क्रिस्टलाइन पॉलीमर नहीं हो सकता. नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी. डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी क्या है? रेशियो ऑफ क्रिस्टलाइन पार्ट टू अमॉर्फस पार्ट. अब किसी पॉलीमर में कितना क्रिस्टलाइन पार्ट है डिवाइडेड बाय कितना अमॉर्फस पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी. ग्रेटर इज द क्रिस्टलिनिटी, मोर इज द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ पॉलीमर. दिखती बात है, क्रिस्टलिनिटी होगी तो चेन्स क्लोजली पैक्ड होंगी, तो स्ट्रक्चर जो है रिजिड होगी, हार्ड होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. और डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी कैन बी डिटरमिन्ड बाय 3 मेथड्स. वेरी फर्स्ट इज बाय मेजरिंग डेंसिटी ऑफ ए सैंपल. उसका फॉर्मूला है ये, x वेयर x डिनोट्स डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, d मीन्स डेंसिटी की वजह से हम इसको कैलकुलेट अगर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, d माइनस डी ए अपॉन डी सी माइनस डी ए. d इज द डेंसिटी ऑफ सैंपल, dA is the density of 100% amorphous polymer. dC is 100% crystalline polymer अगर है, उसकी डेंसिटी जो होगी वो dC है. dA अगेन डेंसिटी ऑफ 100% amorphous polymer. सो जो सैंपल है, जो आपका पॉलीमर है, उसकी डेंसिटी में से अमॉर्फस की 100% अमॉर्फस की माइनस करके डिवाइडेड बाई क्रिस्टलाइन की डेंसिटी माइनस अमॉर्फस की डेंसिटी. ये अगर आप डेंसिटी की वैल्यूज आपको पता हैं तो आप इस तरह से डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी निकाल सकते हैं. दूसरा है बाय एंथैल्पी मेथड, एंथैल्पी मेजरमेंट्स. एंथैल्पी ऑफ अमॉर्फस माइनस एंथैल्पी ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ अमॉर्फस माइनस एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइन. ये एंथैल्पी से निकाल सकते हैं, फार्मूला है.
थर्ड इज बाय मेजरिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम्स। स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ये इस तरह से है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अमॉर्फस माइनस वॉल्यूम ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अमॉर्फस पॉलीमर माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं 2-3, इससे आप डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी निकाल सकते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी जो है डिपेंड करती है। वेरी फर्स्ट इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। अब देखिए मैक्रोमोलिकुलर चेन्स हैं, अगर वो बिल्कुल सीधी हैं, लीनियर हैं, तो पैकिंग जो है वो ज़्यादा क्लोज हो सकती है। लेकिन अगर वो बहुत ब्रांच्ड हैं, इधर उधर को फैल रही हैं, भाग रही हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, ब्रांचिंग है मॉलिक्यूल के अंदर ही, तो मॉलिक्यूलर जो चेन्स हैं उनकी पैकिंग क्लोज नहीं हो सकती। तो ब्रांच्ड की सिमेट्री हुई कम और लीनियर की सिमेट्री हुई ज़्यादा। स्ट्रक्चर की सिमेट्री है, ज्योमेट्रिक सिमेट्री है, ठीक है। सो ग्रेटर इज द सिमेट्री, मोर इज द टेंडेंसी टू क्रिस्टलाइज। सो लीनियर पॉलीथीन, तो एग्जांपल मैंने पॉलीथीन ऐसे लिख दिया, वैसे लीनियर पॉलीमर्स भी अगर आप लिखेंगे, आर मोर क्रिस्टलाइन देन ब्रांच्ड। अब कुछ एक पॉलीमर्स हैं जैसे पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट PMMA, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, या पॉलीविनाइल एसीटेट, हैव लो डिग्री ऑफ सिमेट्री। इनमें सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूलर चेन में, मतलब इनकी स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि वो ब्रांच्ड ही होगी। तो जब ब्रांच्ड होंगी तो वो कौन सा पॉलीमर फॉर्म, दस दे फॉर्म अमॉर्फस पॉलीमर्स। इसलिए वो कौन से पॉलीमर्स बनाते हैं, अमॉर्फस। आई बात समझ में। दूसरा जो फैक्टर है जो जिसके ऊपर क्रिस्टलिनिटी डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अब चेन्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो चेन्स मोर क्लोजली पैक्ड होंगी। जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगी उतना ज़्यादा क्रिस्टलिनिटी होगी, उतना ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। सो ग्रेटर इज द magnitude of intermolecular forces like hydrogen bonding or van der Waals forces etc., greater will be the crystallinity of a polymer. And third factor is copolymerization. एक पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, उसकी चेन की पीठ के ऊपर दूसरे पॉलीमर की चेन चिपकाना, जिस ग्राफ्ट कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। या एक पॉलीमर है, उसकी जब पॉलीमराइजेशन हो रही है तो दूसरा उसके साथ में डाल दिया, तो दूसरा पॉलीमर भी उसके साथ में जुड़ रहा है, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दोनों के इकट्ठे होकर कोपॉलीमर अगर बन रहा है, तो जितनी ज़्यादा कोपॉलीमराइजेशन होती है उतनी ही लेस सिमेट्री होती है मॉलिक्यूलर चेन्स की, और जितनी लेस सिमेट्री हुई मॉलिक्यूलर चेन्स की उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी ही कम क्या होगी, लेस इज द सिमेट्री, लेस इज द क्रिस्टलिनिटी। सो कोपॉलीमराइजेशन से क्रिस्टलिनिटी क्या होती है, कम होती है। अब क्रिस्टलिनिटी के इन्फ्लुएंस क्या है पॉलीमर के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ते हैं पॉलीमर के ऊपर। मोर इज द क्रिस्टलिनिटी, ग्रेटर विल बी द डेंसिटी ऑफ पॉलीमर। सीधी सी बात है, डेंसिटी होता है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट, इसको सॉफ्टनिंग पॉइंट भी कहते हैं आप। स्टिफनेस भी ज़्यादा होगी, टफनेस भी ज़्यादा होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, किसी धागे को लो या तार को लो, उसके ऊपर एक हिस्सा उसका बांध दो और लटका दो उसके ऊपर वेट, और बढ़ाते रहो वेट को। कितना वेट उठा सकती है जब तक ना टूटे, जितना ज़्यादा वेट उठाएगी उतनी उसकी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। रिजिडिटी, रिजिड भी ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा उसका, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे पॉलीमर, या तो ट्रांसलूसेंट होंगे या ओपेक होंगे।
जितनी ज़्यादा क्रिस्टलिनिटी होगी, और लेस क्या होगी, स्वेलिंग इन सॉल्वेंट। अगर मैं जिस सॉल्वेंट में वो पॉलीमर घुलता है, तो पॉलीमर ऐसे नहीं घुलता जैसे आप ये नमक लेते हैं या चीनी लेते हैं, कोई भी साल्ट लैब में लेते हैं, एक चम्मच लिया और बीकर में डाला पानी और घोल लिया और एकदम से घुल गया। नो, इट टेक लॉन्ग टाइम। पहले आप सॉल्वेंट में डालेंगे, वो धीरे धीरे उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल करेगा, स्वेल करेगा, स्वेल करता रहेगा, और जितने बहुत उसके बाद वो अल्टीमेटली उसमें घुल जाएगा और वेरी हाईली विस्कस सोल्यूशन बनता है, बहुत थिक, शहद से भी थिक। तो ऐसा नहीं है कि पॉलीमर का सोल्यूशन एकदम से बन जाता है, पहले स्वेलिंग होती है, पहले वो सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है, और जितना ज़्यादा क्रिस्टलाइन होगा उतना ज़्यादा लेस एब्जॉर्ब करेगा सॉल्वेंट। मतलब क्रिस्टलाइन उसको सॉल्युबल करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। आई बात समझ में? हमारा सेलुलोज है जो प्लांट के वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन लकड़ी पानी में नहीं घुलती, स्वेल कर जाती है। सब बरसात में आप देखेंगे दरवाजे टाइट हो जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो उसमें घुल ही जाएं, क्योंकि वो तो उसका ग्लूकोज का सॉल्वेंट तो पानी है, वैसे तो पानी में घुलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं घुलता। तो इस तरह से जो पॉलीमर के सॉल्यूशन है वो बनाना इतने आसान नहीं होते। जिस चीज़ में वो घुलते हैं टाइम लेते हैं। खैर, सेलुलोज तो मैंने ऐसे एक नाम ले लिया, सेलुलोज इज़ नॉट वाटर सॉल्युबल, ग्लूकोज इज़ वाटर सॉल्युबल। मैं तो मोनोमर की बात कर रहा हूँ। वो पॉलीमर, वो उसका सॉल्वेंट पानी है ही नहीं, लेकिन होना चाहिए था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप हैं, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, पानी को एब्जॉर्ब करते रहना चाहिए उसको, लेकिन एक लिमिट तक वो एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा स्वेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं उसमें घुलता है। तो क्रिस्टलिटी के बारे में इतना ही काफ़ी है। कल हम पॉलीमर्स के नेक्स्ट वीडियो में हम मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।